जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और इसे लेकर पाकिस्तान को अगर छोड़ दे तो किसी को कोई गलत फहमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसी गलत फहमी को दिल से लगाए बैठा है कि आज नहीं तो कल वो कटोरा लेकर दुनिया के सामने कश्मीर की भीख मांगता रहेगा और वैश्विक मंच के जरिए उसे किसी तरह की कोई मदद मिल जाएगी। इसी कोशिश में उसने यूएन की सालाना बैठक में यूएनजीए में पाकिस्तान को मिले मंच पर कश्मीर का रोना रो दिया। एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सारी दुनिया के सामने कश्मीर पर एक नहीं कई सफेद झूठ बोले। कहा कि भारत के कश्मीर में लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इसके अलावा भी कश्मीर को लेकर शहबाज शरीफ ने एक से बढ़कर एक झूठ परोसा। पाकिस्तान ने झूठ की फेहरिस्त टांगी तो भारत ने भी करारा जवाब दे दिया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि विजिटो विनीतो ने शहबाज शरीफ को खरा जवाब दिया है। साफ कह दिया कि कश्मीर पर पाकिस्तान ने जो कुछ कहा वो झूठ है। उन्होंने आतंकवाद के मसले पर भी शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया। कहा पहले आतंकवाद को रोकिए, फिर पीड़ित होने की बात करिए। आखिर पाकिस्तान के कश्मीर राग के मायने क्या हैं, जिस मंच पर उसे अपनी अंदरूनी बड़ी समस्याओं के समाधान पर बात करनी चाहिए। आखिर उस मंच का इस्तेमाल ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने यूएनजीए का इस्तेमाल कश्मीर का राग अलापने के लिए किया है, कश्मीर का रोना रोने के लिए किया है और ये उसकी परेशानी रही है, या फिर इसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की सियासी मजबूरी माना जाए, ये समझने की। और इस सवाल को ही आज हम ताल ठोक के एड्रेस करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद में कश्मीरियों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से दूर रखा गया है। भारत का 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी और एक तरफा फैसला जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को बदलने और कब्जे वाले इलाके की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के लिए किया गया। ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए किया है। भेदभावपूर्ण कानून, नीतियां, हिजाब पर प्रतिबंध, मस्जिदों पर हमले, हिंदू भीड़ द्वारा लिंचिंग, मैं कुछ चरमपंथियों के समूह द्वारा भारत के मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान से भी चिंतित हूँ। उन्होंने ऐसा अपने देश की करतूतों को छिपाने और भारत के खिलाफ अपने कदम को सही ठहराने के लिए किया है, जो दुनिया को मंजूर नहीं है। पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह हठ धर्मिता पर आधारित होता है, जो गरीबी और बेरोजगारी से भरा होता है। अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहने वाला देश सीमा पार से आतंकवाद को कभी बढ़ावा नहीं देगा, न ही मुंबई के भयावह आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को पनाह देगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में उनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ तारिक फतेह हैं, कॉलमनिस्ट हैं। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा हैं, एक्टिविस्ट हैं पीओके के। और साथ ही हमारे साथ दो मेहमान पाकिस्तान से हैं। मुबशीर बुखारी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। और हमारे साथ सलमान आबिद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से है। मेरा पहला सवाल मुबशीर बुखारी आपसे है, और मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पाकिस्तान के लिए कश्मीर का राग रोना, कश्मीर का रोना रोना, वो भी यूएन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, जहां आप अपनी कई समस्याओं का समाधान के लिए वैश्विक सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, क्या ये आदत है रोने की, मजबूरी है, प्रेशर है, क्या है ये? देखिए, एक तो बात ये है कि मैं वो एक क्लासिक मीडिया से ताल्लुक रखता हूं जिसमें हम किसी भी लेवल की कॉन्फ्लिक्ट में जब हम डिबेट कर रहे होते हैं तो अल्फाज का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, हम एथिकल जर्नलिज्म नहीं भूलते कम से कम। तो मैं जरा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आपको जवाब देता हूं इस बात का। देखिए, ये जिसको आप कह रही हैं कश्मीर का रोना, ये एक इशू है, और अगर ये इशू ना आपकी तरफ इशू होगा तो, सर, ये समझ का फेर है। एथिकल जर्नलिज्म, आप सब्जेक्टिव है एथिकल जर्नलिज्म। सो लेट्स नॉट गेट देयर एंड वी स्टिक टू द टॉपिक। थैंक यू सो मच। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू स्टिक टू द टॉपिक। या, because I know what I'm talking, sir.
So I would appreciate. Thank you so much. अगर Please अगर go आप ahead. मुझे सुन अगर आप सुनने की कोशिश करें तो सर मैं मैं अर्ज आपको करूं सुनने के लिए ही कुछ। बुलाया, पर उपदेश सुनने के लिए नहीं बुलाया सर, मुद्दे पर बात करने के लिए जी बुलाया। मैं उपदेश तो आप दे रही जी हैं जी, मैम। श्योर प्लीज कम टू द पॉइंट सर। एथिकल जर्नलिज्म यू स्टार्टेड, आई जी डिड। अगर आई केम अगर स्ट्रेट ये विद द सिर्फ क्वेश्चन, यू हमारा कैन रोना आंसर इट। होता, अगर ये सिर्फ हमारा रोना होता तो कभी भी यूएन की रेजोल्यूशंस ना आती, कभी भी शिमला पैक्ट में इसका डिस्कशन ना होता। ये एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल इशू था, ग्लोबल इशू रहेगा। पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। अगर इतना ही पाकिस्तान के बारे में आप समझती हैं तो इंडिया, जो कि दुनिया की एक बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया सुभाष चंद्र बोस का देश है, गांधी जी का देश है, अबुल कलाम आजाद का देश है, जहां पे हम इस वक्त इंतहा पसंदी के जो असरात हैं वो नुमाया तरीके से बढ़ते हुए देख रहे हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इंडिया जाएं, लेकिन इन्हीं हालात की वजह से हम नहीं आ पाए कभी। लेकिन ये इंतहा पसंदी जो है, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान तो विक्टिम है इंतहा पसंदी का भी और दहशत गर्दी का भी। अच्छा? 80,000 जाने जैसे आपको पता है जा चुकी हैं। लेकिन कश्मीर का मसला जो है, अगर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, तो ये इस तरह की लेजिस्लेशन के जरिए क्यों वो प्लेबिसाइट करवा लेते, उससे दूध का दूध पानी का पानी अलहदा हो जाता। मेरे ख्याल में इसके लिए जो हम कहते हैं, मैं और मेरी टाइप के जर्नलिस्ट, कि आपको नेगोशिएशंस करनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान को मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। और ठीक है, जिसका जो पॉइंट है वो नेगोशिएशन टेबल पे हल करे। अगर भुट्टो साहब और इंदिरा जी, ठीक है सर, सुन लिया मैंने सर, सुना मैंने। मेरे दो आपको एक तो भारत दुनिया की एक डेमोक्रेसी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और दूसरा जनाब, गोला बारूद, गोलियों के शोर, आतंक के प्रहार, आतंक की चोट के बीच बोली सुनाई देती नहीं सर, बोली सुनाई देती नहीं। आपने कहा पीड़ित हैं, आप जरा सा मेरे एक सवाल का जवाब दे। सैयद सलाउद्दीन कहां रहता है सर? हाफिज सईद कहां रहता है? उसामा बिन लादेन कहां मारा गया था? एबटाबाद। सैयद सलाउद्दीन कहां रहता है? हाफिज मसूद अजहर कहां रहता है? साइड ऑफ कश्मीर, ये किसी को नहीं मालूम। अच्छा, हाफिज सईद कहां रहता है? आपको जेल में है, कोट लखपत जेल लाहौर में है, और उनके घर पे अटैक हो चुका है। अच्छा। और जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, अच्छा, उनके घर पे अटैक हो चुका है, तो कौन है वो? आपके हिसाब से हाफिज सईद कौन है? एक आतंकी है कि नहीं है? जी देखिए, अब प्रॉब्लम यह है कि मैं तो बाय लॉ चलूंगा, और लॉ ये कहता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स ने हाफिज सईद को कई दफे बेल ग्रांट की। उसकी ऑर्गेनाइजेशन को एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अब आप लॉ पर आ गए, अब आप पाकिस्तान के लॉ पर आ गए। और अभी कितनी देर पहले, शायद 4 मिनट हुए होंगे, आप एथिकल जर्नलिज्म के बारे में बात कर रहे थे सर। इतना ही गैप लगता है एथिकल जर्नलिज्म को साइड हो जाने में। थैंक यू सो मच, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। ना आप सुन ले सर, अब जवाब सुने आप। अब आप जवाब सुन ले सर, जवाब सुन लीजिए। अब आप जवाब सुन लीजिए। जो नाम मैं आपको गिनवा रही थी ना, ये सभी भारत में दहशतगर्दी वो जो फैलाने के लिए दुनिया भर में बदनाम है। जरा आप भी मुझे जवाब दे दीजिए। ना सर, जवाब आप मुझसे सुन लीजिए। आप पाकिस्तान आतंकियों को ग्लोबली डेजिग्नेट होने में टेररिस्ट, उनको बचाने का काम करता है। एथिकल जर्नलिज्म वहां कहां चला जाता है सर? एथिकल जर्नलिज्म वहां कहां चला जाता है जब टेरर पर डबल स्टैंडर्ड आ जाता है? तब एथिकल जर्नलिज्म को क्या होता है? कोई बात नहीं, तारिक फतेह पहले, उसके बाद के शर्मा। जल्दी प्लीज। और सुने ध्यान से, आपने एक और बात कही थी, अभी याद आया मुझे। आपने कहा लेजिस्लेशन से भारत ने ये कर दिया। हमारे यहाँ बंदूक से नहीं होता, हमारे यहाँ फौज भी नहीं जाती सर। हमारे यहाँ बंदूक और फौज से नहीं होता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट के माध्यम से ही बदलाव होता है। जो भी चेंज होता है वो पार्लियामेंट करती है, जो कि इस देश की डेमोक्रेसी का टेंपल है। ये आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, तारिक फतेह। देखिए, ये बात करते मेरे पाकिस्तानी एथिकल जर्नलिज्म का पर्दा हटने में कुछ ही मिनट लगते हैं, वो तो नजर आ जाता है। इट इज आयरॉनिकल कि किसी पाकिस्तानी से लेक्चर सुनना पड़े ऑन एथिकल जर्नलिज्म। मैं इसी पाकिस्तान टेलीविजन में ही रिपोर्टर था, जहाँ सेडिशन का केस करके
ज़ियाउल हक साहब ने बेतहाशा लोगों को निकाला गया था क्योंकि मुल्क दुश्मन करार दिया गया था। यहाँ पे इनको सच और झूठ की तमीज नहीं है। अगर कल इंडिया ब्लफ इनका मान ले और कह दे कि ठीक है सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से चाइना की फौज हटवाएंगे। पहला स्टेप जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का है कि एवरी पर्सन हु डिड नॉट बिलोंग टू द पाकिस्तान सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और पीओके विल हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम दैट टेरिटरी। ये एक शख्स वहां नहीं रह सकता। और ये जितने पाकिस्तान की जो फौज वहां बैठी हुई है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो होम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफ सो कॉल्ड आजाद कश्मीर को ऑर्डर देने वाले लोग हैं, इनको सब पता है कि इनके हाथ से तो गिलगित बल्तिस्तान निकलता जा रहा है। पीपल डोंट वांट टू लिव विद दिस पंजाबी डोमिनेटेड अथॉरिटी ओवर कश्मीर। और वो आजाद कश्मीर जहां एक शख्स कश्मीरी जबान नहीं बोल पाता, उसको ये कह रहे हैं कि कश्मीर में प्लेबिसिट कराया जाए। दे गिफ्टेड tens of thousands of square kilometers to China in the early 60s, तो ये सिर्फ अपनी आर्मामेंट खरीदने के लिए। और जहां तक जर्नलिज्म ताल्लुक है, they don't have a leg to stand on। ये पाकिस्तान के पास नहीं है काम। ये कहें कि if you want terrorism we will teach you, लेकिन जर्नलिज्म पे लेक्चर ना दें, जिसके अंदर हजारों जर्नलिस्ट इन्होंने वाइप आउट किए। बलूचिस्तान में आज तक रोज 10-20 आदमी ये मारते हैं। सिंध के अंदर यही कर रहे हैं। सुबह सरहद के अंदर पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है, ये अपनी कुर्सी पे आराम से बैठे हुए कि पाकिस्तान एथिकल लड़ाई लड़ रहा। किसको लेक्चर दे रहे हैं ये? आई डोंट थिंक ही हैज एवर बुखारी पूछ रहे तारिक फतेह, कितने जर्नलिस्ट डिसअपीयर हो गए, सवाल पूछ रहे हैं प्लेबिसाइट को लेकर जो आपका आर्गुमेंट था उसका जवाब दे रहे हैं। सवाल का जवाब दे दीजिएगा। माफी के साथ तारिक फतेह साहब को फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल नहीं मालूम। हजारों जर्नलिस्ट की इन्होंने बात की। मैं आपने जितने सवाल मैम किए, मैंने आपको उसके ईमानदारी से जवाब दिए। आपने मुझे मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। ये मेरा मैम आपसे शिकवा रहेगा। तारिक फतेह साहब, क्या शिकवा हो गया आपको मुझसे? क्या शिकवा हो गया आपको? तो कई शिकवा, आपको तो कश्मीर का शिकवा है सबसे ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, आपको क्या शिकवा है? वही अर्ज है कि वेस्ट ऑफ वर्ड्स का मामला है तो करते रहिए, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो ना सुनिए। तारिक फतेह साहब 2001 से लेके की बात कर रहे थे, तो मैं तो एथिक्स से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछ रही हूँ। पूछा मैंने, आपने कहा तो हम तो दहशतगर्दी से पीड़ित हैं, हम तो दहशतगर्दी से ग्रस्त हैं। उसी से जुड़े हुए सवाल थे, आपको अच्छे नहीं लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपसे एक सवाल पूछा भी तारिक फतेह ने प्लेबिसाइट को लेकर, जो चाइना को जमीन गिफ्ट कर दी, उस पर जवाब दीजिए सर। देखिए सिर्फ 40 सेकंड मांग रहा हूँ। नहीं 40 नहीं, आप अगर एंटी इंडिया बात करेंगे तो सर नहीं होगा। तथ्यों का इनकाउंटर करेंगे तो मैं 10 सेकंड भी नहीं दूंगी। बाकी आप मुद्दे पर बात करेंगे तो मैं आपको 40 सेकंड नहीं, मैं आपको 1 मिनट दूंगी। यू हैव माई वर्ड फॉर दैट। आपने नाम बदल के अपना बांग्लादेश कर दिया। आप कैसे पाकिस्तान हो गए? आप तो पाकिस्तान है ही नहीं, पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो गया। मैंने आपको जवाब दिया। आपने कहा हाफिज सईद कहा, मैंने आपको जवाब दिया। आपने कहा सैयद सलाहुद्दीन कहाँ है, मैंने आपको जवाब दिया। आपसे मैंने एक सवाल पूछा कि हमने जो इंडियन नेवी का जो स्पाई पकड़ा है वो कौन है, आपने उसके जवाब में मुझे एक भाषण दे दिया। अब भाषण नहीं दे दिया। अजमल कसाब कहाँ से आया था? भाषण अजमल कसाब कहाँ से आया था? तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तो शायद नहीं जानता, आप बता दीजिए कहां से आया तो था। आप एक काम करें, थोड़ा सा अपने ही मीडिया को पढ़ लें। अभी आप थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के जर्नलिज्म की दुहाई दे रहे थे, अपना ही जर्नलिज्म आप थोड़ा सा रिव्यू कर ले, रिविजिट कर ले सर, बहुत जरूरी है। और सुनिए, पीओके में क्या होता है, एक सेकंड मेरी बात का जवाब दीजिएगा। पीओके में दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये किसे कहा जाता है? पाकिस्तानी फौज को नहीं तो किसे कहा जाता है? किसी को मुझे इंतहाई अफसोस से के साथ कहना पड़ रहा है। आप जरा मेरा नाम गूगल करके देख लीजिए, आपको फिर पता चलेगा एथिकल जर्नलिज्म क्या होता है। नहीं सर, आई डोंट नीड लेक्चर ऑन एथिकल जर्नलिज्म फ्रॉम एनीवन, बिकॉज़ आई हैव गॉट माय बेसिक्स। जी मैं चूंकि टीचर भी, मैं चूंकि टीचर भी, इसलिए मेरा काम भी है। ओके, मैं 15 साल से
जर्नलिज्म और एथिकल। अगर आपको डिफेंड करना पड़ रहा है खुद को, मैंने तो आपको नहीं बताया कि आप मेरा नाम गूगल करिए और आपको पता चलेगा। और सुनिए, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर गूगल करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा जिससे आप बात कर रहे हैं। सिर्फ उसने इंडियन मीडिया नहीं, ग्लोबल बॉडीज में काम किया हुआ है, यूएन की एजेंसी में काम किया हुआ है। ये मुझे आपको बताने की, आपके सर्टिफिकेट की और आपकी अदालत में पेशी की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आज के मुद्दे पर आ जाइए, आज के मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, चलिए, आपको तकलीफ हो रही है एथिकल जर्नलिज्म का एक और नमूना मैं आपको दिखाती हूं। अमजद अयूब मिर्जा, पीओके में क्या होता है जरा सा आप बताएं, हमारे जो पड़ोसी पत्रकार हैं उन्हें बताएं, इनके एथिकल जर्नलिज्म में आपके जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए उनको जगह मिल पाई क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में एथिकल जर्नलिज्म जो है ना इसका कोई वजूद है और ना ही ये पॉसिबल है, इसलिए कि जितने पाकिस्तान के अखबार हैं, इंक्लूडिंग डॉन अखबार, जंग अखबार, नवाए वक्त अखबार, डेली एक्सप्रेस अखबार, इनकी जब कॉपी लगती है तो वो सबसे पहले ISPR को भेजी जाती है, रात को वहां से वो अप्रूव होके आती है तो वो प्रिंट होता है अखबार। और मेरा ख्याल है तारिक फतेह साहब इस बात को जरूर एंडोर्स करेंगे। दूसरी बात इन्होंने प्लेबिसाइड की जरा उसका भी जवाब सुन ले। पहली बात तो ये कि 1935 का जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें तो प्लेबिसाइड का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें तो जिक्र ये है कि जो महाराजा हैं वो जो फैसला करेंगे कि कौन सी प्रिंसली स्टेट ने किसके साथ जाना है तो उसके तहत फैसला होगा। और 565 में से 560 से ज्यादा रियासतें जो है वो मिलके तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना है। और हमारे महाराजा हरि सिंह ने भी भारत के साथ उसी 1935 इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो है 26 अक्टूबर 1947 को मुआहदा इलाक किया है। लिहाजा प्लेबिसाइड तो इन्होंने बीच में घुसाया है। तो प्लेबिसाइड का सुन लें, जैसा तारिक फतेह साहब ने कहा है कि प्लेबिसाइड तो उस वक्त बात करें जब यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन नंबर 48 के तहत पाकिस्तान अपनी तमाम फौजें और तमाम गैर रियासती लोगों को POJK से और POGP से निकाले। ये पहली कंडीशन है। ये कहते हैं कि हमने प्लेबिसाइड कराना है, तो भाई प्लेबिसाइड में सवाल तो यही होगा ना कि आपने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो हमें इजाजत क्यों नहीं है कि हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, अब मैं आपके ह्यूमन राइट के सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि हमें क्यों इजाजत नहीं है कि हम वहां अपना कैंपेन ऑफिस खोलें और भारत के साथ इल्हाकी कैंपेन करें। ये कौन सी नूरा कुश्ती है जिसपे हमारे हाथ पीछे बांधे हुए हैं? हम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक की बात करें तो हमें गायब कर देते हैं, हमें गोली मार के शहीद कर देते हैं हमारे लोगों को। और वहां पे जब तक कोई ये प्लेज ना ले कि मैं पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की हिमायत करता हूँ, ना वो किसी पब्लिक ऑफिस में जॉब में उसको मिलती है, ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। ह्यूमन राइट का तो बलात्कार यहीं से हो गया ना। तो इस बात का जवाब दें। मैं कब मुजफ्फराबाद में दफ्तर खोलूं भारत के लिए? मैं मीरपुर से मेरा ताल्लुक है, मैं दफ्तर खोलना चाहता हूँ मुजफ्फराबाद में भारत का झंडा लगा के कि भाई हम लोग भारत के साथ जाना चाहते हैं। कब मैं आऊं बताएं? जवाब ले लीजिए, मुबशीर बुखारी से जवाब ले लीजिए। जी, ये आपको जो आप स्टेट अथॉरिटीज देंगी, मेरा क्या काम है इस पे। लेकिन मैं तो सिर्फ फर्ज कर रहा था कि आपने तारिक फतेह साहब ने एक बात उठाई, एक नुक्ता, और मैं तो उसका जवाब देने लगा था। आप उसको आप ह्यूमन राइट्स की तरफ ले गई हैं। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो मेरा ख्याल है कि आपके यहाँ कुछ मीडिया रिपोर्ट भी करता रहा है, उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। तारिक फतेह साहब, आप चूंकि मैं धीमे लहजे में बात करने का आदी हूँ इस ग्राम के साथ भी, आपने कहा जी हजारों जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मिसिंग हो गए हैं। मैं आपको एक तादाद बताता हूँ। पाकिस्तान में टोटल जो प्रेस क्लब और यूजेज यानी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ जो रजिस्टर्ड सहाफियों की तादाद है वो तकरीबन 80,000 है। 2001 से लेके आज तक की तारीख में 80 जर्नलिस्ट का असैसिनेशन हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जो बात एडमिट करने वाली है वो ये है कि किसी एक का भी कातिल सिवाय डैनियल पर्ल के नहीं पकड़ा गया। ये टोटल स्ट्रेंथ है। और मिसिंग पर्सन की जो आप जो एक सेकंड ना मुझे मुकम्मल करने दीजिए तारिक फतेह साहब, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। आपका यही प्रॉब्लम है, आप बात पूरी ही नहीं सुन रहे। ठीक है, या तो मुझे कहिए कि मैं आपको सुनने आया हूं, या फिर एक सवाल करके जवाब लीजिए उसका। सर, आप पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो गया, समझें। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सेड वी डोंट वांट टू बी कॉल्ड पाकिस्तान, वी आर बांग्लादेश।
आपकी फौज ने ढाका प्रेस क्लब के अंदर 250-300 जर्नलिस्ट तो एक दिन में मारे थे, प्रोफेसर्स मारे आपने, फिजिशियंस को मारा आपने। यू कमिटेड अ जेनोसाइड इन बांग्लादेश। आप उनको क्यों भूल गए? अभी की बात चूंकि कर रहे हैं, मैं आपको करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, चूंकि आपने बात की कि हजारों जर्नलिस्ट मिसिंग हो चुके हैं, तो मैं उसके बारे में आपको अर्ज कर रहा था। हजारों नहीं है, वो 80 थे जो असैसिनेशन हुए, और जो मिसिंग हैं उनके मतलब वो गिने चुने थे और वो भी बाहर आ गए। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें के शर्मा जी पहले आप, और उसके बाद आरजू काजमी भी हमारे साथ है, उनका भी एक कमेंट लूंगी प्लीज, जल्दी जल्दी। जी जी के शर्मा जी, एक बार फिर से कश्मीर राग, आप पाकिस्तान से बात नहीं करते हैं? पाकिस्तान तो आपसे बात करना चाह रहा है। नहीं सुनिए, वो तो क्या बात करेंगे, लेकिन मालती जी मैं जो पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं उनको दो बात बहुत स्पष्ट कर दूं। शायद उनकी सारी गलतफहमी, मैंने बीच में कुछ डिस्टर्बेंस के कारण पूरी बात सुनी नहीं, लेकिन स्पष्ट कर दूं उनको दो बात, ताकि वो इस डिबेट में पहले ये समझ लें कि डिबेट वो जिस विषय से करना चाहते हैं उसकी सत्यता क्या है। आज की सत्यता ये है कि कश्मीर तो पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए। कश्मीर पे तो कोई वार्ता संभव ही नहीं। अब तो जो वार्ता होगी वो पाक अधिकृत कश्मीर पर हो सकती है, और होगी, उसी पर होगी। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, ये स्पष्ट है। और जहां तक इन्होंने कहा, इसलिए इनको ये बात एकदम दिमाग से निकाल देना चाहिए। अब यदि शहबाज शरीफ को बात करनी है तो पाक अधिकृत कश्मीर की बात करें, ये भारत सरकार का स्पष्ट रवैया है। अब रही बात की, अभी इन्होंने एक बात कही कि हमारे लिए कश्मीर लाइफ लाइन है। बिल्कुल लाइफ लाइन है आपके लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को भुलावा में रखने के लिए वहां के राजनीतिज्ञों को जब जब वो मुसीबत में फंसते हैं उनको कश्मीर याद आ जाता है, और वो उसको भुलावा, ये 70 साल से आप उनको इस तरह के पाकिस्तान की जनता को भुलावा में रख के और आतंकवाद को आप पोषित करते रहे हैं वहां पर, और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। और जिस आतंकवाद को आपने पोषित किया वही आपको निगलेगा, वही आपको डस रहा है, जिसकी बात आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ। आप ही ने पैदा किए हैं जनाब, आपने पैदा किए तो क्या होगा? उसे भूख लगेगी तो आप ही को तो खाएगा, और किसको खाएगा? तो ये आप जान लीजिए कि उसका भी आपको यहीं भोग कर जाना है। आपने जिस तरह अफगानिस्तान में किया, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोगों को आपने आतंकी बनाया है, जो कैंप आप चलाए हैं, जो पूरा विश्व जानता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पूर्व जो है प्रधानमंत्री इमरान खान खुद जाके अमेरिका के में जाकर इस बात को स्वीकारा है कि हाँ हमारे यहाँ इस तरह से आतंकवाद पोषित होता है। ये उनकी स्वीकारोक्ति है, तो आपके झूठ बोलने से कुछ नहीं होने। ठीक है, आरजू काज़मी हमारे साथ है, कमेंट आरजू का लूंगी मैं, सब वापस आपको मंच दे दूंगी। प्लीज मुझे एक कमेंट हर गेस्ट का लेना है, काफी देर से वो इंतजार कर रही है। आरजू काज़मी, क्या ये पाकिस्तान में मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, ये प्रेशर है, ये फौज का प्रेशर है, आईएसआई का प्रेशर है, किसका प्रेशर है, या फिर ये आदत है कि कश्मीर का रोना रोना है? देखें, ये मजबूरी है पाकिस्तान की कि हर बार उन्हें चाहे जहां कहीं बुलाया गया हो और दुनिया का कोई भी टॉपिक किया जा रहा हो, लेकिन वो जाके कश्मीर कश्मीर करते हैं। ये हमारी मजबूरी है, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि जाहिर है कि फिर वो फंड्स जो दिए जाते हैं कश्मीर के नाम पे, और जो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है, जब उससे कोई काम नहीं होता यहाँ पे, चाहे अर्थक्वेक आया हो, चाहे फ्लड आया हो, फूड शॉर्टेज हो, एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हो, किसी चीज के ऊपर बात नहीं की जाती। इकोनॉमी की क्या हालत है, बजाय उस पर बात करने के, जो भी गवर्नमेंट आती है जब कभी उसे मौका मिलता है कहीं बाहर जाके बात करने का पाकिस्तान के लिए, तो वो सिर्फ कश्मीर का चूरन बेचकर वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर इन्हें यही करना है तो मेरा ख्याल है कश्मीर को इन्हें इतना डेवलप करना चाहिए कि बाहर से लोग देखें और वो रश करें, और भारत को भी ऐसा लगे कि हमने पेरिस बना दिया है कश्मीर को। तब ये होगा कि लोग यहाँ पर आना चाहेंगे, कश्मीर में रहना चाहेंगे, कश्मीर आपकी साइड से भी कश्मीर के लोग यहाँ आना चाहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एयरपोर्ट्स यहाँ पे जो कश्मीर के हैं वो ऑपरेट नहीं होते, साथ साथ यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटीज की और कई दूसरी प्रॉब्लम्स है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता रहे जरूर, क्योंकि जाहिर है हम 75 साल से यही कर रहे हैं। लेकिन अगर 5-10 साल के लिए छोड़ दिया जाए और पहले जो मेन इश्यूज है पाकिस्तान के, चाहे इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, पॉपुलेशन हो, फूड शॉर्टेज, इन सब चीजों के ऊपर अगर काम कर ले, इस वक्त फ्लड से बुरा हाल है।
लोगों का 70% जो है लोग फ्लड में फंसे हुए हैं बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी, लेकिन हमारा कश्मीर का गाना खत्म ही नहीं होता। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं पाकिस्तान की जर्नलिस्ट होकर मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है यहाँ पे। और अगर कोई जरा सी इस किस्म की बात की जाए तो आपको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। मुबशिर बुखारी, आरजू काज़मी एथिकल जर्नलिज्म करती हैं या नहीं करती हैं आपके मुताबिक? जी, आरजू काज़मी साहबा से मेरी पहली दफे इसी प्रोग्राम के जरिए शनासाई हो रही है एक बात, लेकिन ये जो हमारे दोस्त थे जो बात कर रहे थे इंतहा पसंदी की, उस पर मैं अर्ज करना चाहूंगा। जैसे मैं बता चुका हूं, हमारे हजारों जो फौजी जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं टेररिज्म में। इंतहा पसंदी का जो ये अफरीत है, ये पाकिस्तानी मुआशरे को निगल रहा है और उसका हम इंटॉलरेंस देख रहे हैं। मतलब जो चीज है, मुझे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है एडमिट करने में। हमें इसके साथ हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आवाजें उठाते हैं, लिखते हैं मुसलसल दर मुसलसल इस पे। मुझे 2 दहाइयां तो मुझे हो गई हैं इंतहा पसंदी और टेररिज्म को कवर करते हुए। 2 सुसाइड अटैक्स मैंने सरवाइव किए हैं। मसला ये है, ये मेरे भाई इतने आराम से जो कह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान तो 80,000 जाने दे चुका है, इकोनॉमी बर्बाद करवा चुका है, और हम जो है एक प्रॉक्सी वॉर के चक्कर में ये सारा कुछ हम पे थोप दिया गया ग्लोबल यूनिटी की तरफ से। आपको अब जो है यही इंतहा पसंदी हमें इंडिया में नजर आ रही है, और यही इंतहा पसंदी का अफरीत इंडिया को निगलने वाला है। वो इंडिया जो सेक्युलर इंडिया था, वो जहां पे हर नस्ल, हर मजहब को एब्जॉर्ब किया जाता था, उस इंडिया की आप फिक्र कीजिए। पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंतहा पसंदी का शिकार होकर इस हालत तक पहुंच गया है। मुबशिर तो बुखारी, ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से सुनिएगा। ये आपसे एक जर्नलिस्ट नहीं, एक इंडियन बात कर रहा है। अब जो मैं कहूंगी वो ध्यान से सुनिएगा। सर एक सेकंड रुक जाए प्लीज। ये बात ना इंडिया को कुछ नहीं होगा, ये आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो मैंने ना ध्यान से सुनिए, इंडिया को कुछ नहीं होगा। जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है और सेक्युलर था नहीं भारत सेक्युलर था नहीं। भारत सेक्युलर है और था भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन धर्मों को एब्जॉर्ब नहीं करता। एक और करेक्शन है आपके लिए, पहला तो आपने कहा सेक्युलर था, दूसरा आपने कहा कि सारे रिलीजन को एब्जॉर्ब करते थे आप। सर एब्जॉर्ब करना नहीं होता, सेक्युलरिज्म एब्जॉर्ब करना नहीं होता। सेक्युलरिज्म रिस्पेक्ट होता है हर रिलीजन की, हर रिलीजन को बराबरी से देखना। आप पहले जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर पहले आप शब्दों की बात कर रहे थे, उनकी अहमियत और उनके वजन की बात कर रहे थे। सर आप इस बात को समझें, इस बात को समझें। और प्रॉक्सी वॉर का जो आपने जिक्र किया, वो भारत पर आपने थोपी है, आईएसआई ने थोपी है, पाकिस्तानी फौज ने थोपी है। सर टेररिज्म की बात आप जब करते हैं, जितने घाव भारत के सीने पर है ना, इतने घाव पूरी दुनिया में नहीं होंगे। दुनिया को तो ये एडमिट करने में अरसा लग गया कि टेररिज्म होता है, एडमिट करने में। और उसके बाद गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, और आपकी संजीदगी दिख रही है कि आपको हंसी आ रही है। इतने संजीदा मुद्दे पर बात करते हुए आपको हंसी आ रही है। देखिए आप कितने संजीदा हैं, इतने सीरियस मुद्दे पर बात करते हुए आपकी हंसी आपको बेनकाब कर रही है। अब आप जवाब सुनिए। 2 फॉर्मर, एक सेकंड रुक जाइएगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी पहले आप, और उसके बाद मेजर जनरल के सिन्हा। जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है। जय हिंद सर। हेलो, हाँ जय हिंद, जय हिंद। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आरजू बिटिया से। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मसाइल हैं। एक तो बाढ़ आई है, वहाँ तबाही मची है, तबाही का मंजर है। ऐसे वक्त में आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप हमें प्लीज़ हमारे हाल पे छोड़ दीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। दुनिया भर का ठेका आपने कश्मीर का ले रखा है। आपका जो अपना इलाका है उसकी ज़्यादा फिक्र करें तो अच्छा रहेगा। ये मेरी नसीहत है, ये मेरी नसीहत है। क्योंकि 4 तो लड़ाइयाँ हो चुकी हैं साहब, 30 साल से टेररिज्म का कैंपेन चला आ रहा है। नहीं, प्लीज़ लेट मी फिनिश। अरे साहब लेट मी फिनिश, आप बीच में क्यों कूद रहे? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। जनरल बख्शी आपकी आवाज आ रही है सर, बोले। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने जो गंभीर मसाइल हैं
उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि औरों की तरफ देखना चाहिए। जहां तक कश्मीर का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि जितना जल्दी आप इस चीज से के साथ आप जो है आप समझ जाएंगे कि जहां वो जो कुछ भी हुआ है अब इरिवर्सिबल है, 370 वापस आप नहीं आने वाला। आप कर लीजिए जो करना है आपने। जैसे ना हम कई बार अब साहब परेशान होके कहते हैं, लुक इफ यू वांट कश्मीर कम एंड गेट इट। आपको इतना शौक है तो जैसे रूस ने हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, आप भी आ जाइए, कर लीजिए साहब। अगर आपको मतलब इतनी खुजली हो रही है कि साहब हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, तबाही का मंजर है, हर हमारी इकोनॉमी डूब रही है, सत्यानाश हो गया है इकोनॉमी का, लेकिन साहब हमको कश्मीर की पड़ी है। जहां जाएंगे एक राग रटेंगे, एक घिसा पिटा रिकॉर्ड हम ऑन कर देंगे। दुनिया भी परेशान हो गई है। यूएन ने भी जो सीरियस मामले हैं उनमें से लिस्ट में से कश्मीर को हटा लिया। लेकिन साहब आप हैं कि मानते नहीं, आप हैं कि साहब आपने हर बार कि ये प्रो फॉर्मा नॉइज बनानी है अपनी फौज को इम्प्रेस करने के लिए या आईएसआई को इम्प्रेस करने के लिए। आप अपनी फौज को बोले साहब इतना शौक है तो आप जाके पकड़ लो ना साहब। ठीक है जनरल सिन्हा, जल्दी से एक कमेंट आपका। देखिए अदिति, हम आज आए हैं डिबेट करने के लिए, आपने बुलाया है, और इस डिबेट में मेरे ख्याल से ये था कि ये आर्टिकल 370 कहते हैं कि ले लीजिए, उसके बिना शांति नहीं आएगी। देखिए आर्टिकल 370 आए 3 साल हो चुका है। उसके पहले हमने बालाकोट किया था। बालाकोट के बाद जब हमने आर्टिकल 370 निकाल दी तो इन्होंने किस तरह से, देखिए ऐसा नहीं कि पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में जाकर के या उनके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इमरान तो खान कहते थे कि हमारे पास तो एटम बम है, हम एटम बम चला देंगे आर्टिकल 370 के ऊपर में। वो तो कहते हैं कि हर एक जुम्मे वो कहते थे कि नवाज के बाद आप पूरा पाकिस्तान खड़ा रहेगा आधे घंटे तक। एक बच्चा आज तक नहीं निकला। और देखिए उसके बाद आप 2021 की फरवरी में इनकी फौज वो कहती है कि प्लीज सीज फायर बंद कर दीजिए, सीज फायर कर लीजिए हमारे साथ। तो ये कहां रियलिटी से कितनी दूर हैं। आज बख्शी साहब जो बता रहे थे और ये जो कहते हैं ना लाइफ लाइन तो इंडिया ने काट चुका है। आपके 3 साल हो चुके हैं और हम तो आपसे 2016 से बातचीत नहीं कर रहे हैं। और देखिए मैं आपके गेस्टों को बताना चाहता हूं, ये रेटरिक में जो पुरानी बातें वही चीजें घटी पिटी, आप आगे चले ना। आपने क्या किया जब ये हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था जब चाइना के साथ, तो आपने सोचा कि शायद लाइफलाइन का एक हिस्सा मिला है, कॉर्ड को जोड़ लेंगे। आप टू इन फ्रंट की बात कर रहे थे, कैसे पिटे आप, कैसे चाइना पिटा उन जगहों से और कैसे आप पिटे। ये देखिए आज के दिन में जो आपका जीरो हमारी पॉलिसी है इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर में, आपने तो सातिर रची, आपने सब चीज किया। वहां से सोचे शायद ड्रोन से हम कर लेंगे। आने वाले समय में अदिति जी क्योंकि हम आगे की बात करें, पीछे की बातों करके कोई फायदा तो होगा नहीं। G20 का मीटिंग होने वाला है। ये मीटिंग यहां नहीं हो रहा है, वो वही श्रीनगर में हो रहा है। G20 सोचिए, विश्व के G20 प्रमुख देश वहां आने वाले हैं, शिरकत करने वाले। 2 डिप्लोमेटिक विजिट हुई और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा किया। ये क्या बात कर रहे हैं। ये इन रियलिटी पे रियलिज्म में आए ना। हम कहते हैं कि पीओके की बात करो, पीओके के लोग कहते हैं बेताबी से कि हम आएंगे आपके पास। आपने एक स्लोगन दिया कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे कहां से उठा। इमरान खान गए थे पीओके, वहां से उठा। आज वहां से आ रहा है कि देखो भारत की तरफ, देखो उनकी आर्थिक तरक्की, देखो उनकी डेवलपमेंट, देखो पूरे विश्व के अंदर भी। हाँ, तो देखिए अदिति थी, इन चीजों पे डिस्कशन करना एक फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, ना कि वो पीछे वाली चीजें जाकर के। ठीक, मुबाशिर बुखारी आपका जवाब। बुखारी साहब को बड़ा जी, मेरा जवाब ये है, जनरल बख्शी ने बात की कि 370 वापस आने वाला नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं। एनेक्स्चर हो गया, ये भी हम मान लेते हैं।
तो सवाल ये है कि फिर अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको तो अदिति जी ये शो करना ही नहीं चाहिए था उसमें, क्योंकि उसकी वजह है कि आप लोगों ने तो काम कर लिया, अब आपको कोई थ्रेट नहीं है ना। बकौल जो मैं गुफ्तगू इधर सुन रहा हूँ कि अटूट हिस्सा हो गया वो भारत अरे का। सर, आप कितना डिसाइड करेंगे? मतलब आप एथिकल जर्नलिज्म करते हैं, आप ये भी बताएंगे कि मुझे क्या शो करना चाहिए, क्या सवाल करना चाहिए, किन शब्दों का चयन करना चाहिए। एक के बाद एक पाठ ही पढ़ा रहे हैं आप मुझे सर। आप मुद्दे पर रहिए तो बेहतर होगा। पाठ बहुत पढ़े हैं मैंने, मैं अच्छे से अच्छे भारत में अच्छे स्कूल में गई हूँ, यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटी से मेरे पास डिग्री है। चिंता मत कीजिए, मेरी पढ़ाई की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। टाइम क्यों जाया कर रही हैं अपनी क्वालिफिकेशन बताने में मुझे? नहीं, आप मुद्दे पर रहिए, क्योंकि ये बात है कश्मीर राग जो पाकिस्तान अलापता है उसकी बात है, और आप उस पर जवाब दीजिए। उस पर बात हो रही है, जवाब दीजिए। अगर आप अदिति जी, आपने जितने भी वो एतराजात करने हैं, अगर आप मेरा स्टेटमेंट मुकम्मल होने के बाद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर मुद्दे पर रहे ना। यही अर्ज कर रहा था जी, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि अब 370 हो गया, नेक्स्ट ईयर भी हो गया, इसलिए इंडिया के लिए तो मसला कोई नहीं है। ये हम जितना मर्जी शोर मचाते रहे, होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को भी यही कर लेना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं और पीओके को अपने साथ एक सूबा बना लें और इससे मसले का हल हो जाएगा, है ना। इतना ही आसान है चीजें। तो मैं तो पाकिस्तानी हुकूमत को आपके प्रोग्राम की साजिशें तो आपने बहुत की थी, साजिशें तो आपने की थी, साजिश तो की थी आपने। अमजद अयूब मिर्जा से लीजिए जवाब, अमजद अयूब मिर्जा से जवाब लीजिए, उसके बाद के शर्मा भी हाथ उठा रहे हैं, दोनों से जवाब लीजिएगा। पहले अमजद अयूब मिर्जा। क्या बात कर रहे हैं आप कैसे ये बात कर सकते हैं? हिंदुस्तान के साथ हमारी रियासत का इल्हाक हुआ है 26 अक्टूबर 1947 को। उससे पहले 22 अक्टूबर 1947 को आपकी पाकिस्तानी फौज ने कबायली लश्करियों के साथ मिलकर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मोहम्मद अली जिन्ना के साइन हुए थे 12 अगस्त 1947 के, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक के आपके मुल्क की फौज ने और आपके किराए के जो कातिल कबायली थे उन्होंने हमारी रियासत पे कब्जा करके ये मसला है कश्मीर जिसको आप कहते हैं ये पैदा किया है, ये आपका पैदा करता है। दूसरी आप बात पीछे कर रहे थे कि इंडिया में मुसलमानों के बड़े हालात खराब है, ये अच्छे हालात खराब है कि मुफ्ती सईद जो है वो मुसलमान है और वो भारत का वजीर दाखिला बन जाता है, कई सदर जो है वो मुसलमान है, कई साइंसदान मुसलमान है। भाई आप छोड़े सारी बातें, आप एक वजीर ही बना दें, एक वफाकी वजीर बना दें, कोटे से हट के एक वजीर बनाए ना पाकिस्तान में। क्या झूठ बोलते हैं आप? हमें ना बोलने की आजादी, ना लिखने की आजादी, ना पढ़ने की आजादी। किताबें बैन है, किसी के हाथ से कोई किताब निकल आए तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं उसको। और जितने पीओजे के अखबार है सब ISPR और PDI ये जानते हैं, आप उनसे पूछ लें क्या नाम है ये अपना जो हमारे साथ है, इनसे आप पूछें कि ये PDI में हमारे जर्नलिस्टों को, एडिटरों को क्या इन्होंने ठुड्डे नहीं मारे पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पे, क्योंकि उन्होंने लाइन से हट के खबरें छापी हैं। तारिक फतेह साहब गवाह हैं, वो PDI को जानते हैं। और मैं आखिर में सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि एक चूहा कुएं में गिर गया था तो लोग डोल निकाल के ना पानी को साफ कर रहे थे। मैं कहता हूँ डोल निकालने से कुछ नहीं होगा, ये सलाउद्दीन को पकड़ लो, फलां को पकड़ लो, इनको पकड़ने से कुछ नहीं होगा, चूहा निकालना पड़ेगा। ये जो बड़े सगीर पाक और हिंद में पाकिस्तान का जो चूहा हमारे कुएं में गिरा हुआ है, चूहे को निकालना पड़ेगा। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव। ठीक है मुबशिर बुखारी, उसके बाद के शर्मा जी। बड़ा अच्छा ये साहब जो थे इन्होंने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन फिर अगेन मुझे शिकवा ये है कि मैंने ये फिक्रा कभी कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मैं जब सेकुलरिज्म की बात कर रहा था तो मैंने ये कहने की कोशिश की, जो आपने अदिति जी कंप्लीट ही नहीं होने दी, कि दलित हिंदू भाइयों से लेके जो है मसीही भाइयों तक सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। एक तो ये मैंने मुसलमानों की कतन बात नहीं की। दूसरी बात यह है कि आप जैसे मर्जी जो मर्जी किसी, देखिए अगेन मैं वही बात करूंगा। सिर्फ एक जुमला, आपको पता है कि बांग्लादेश में जब जंग आजादी शुरू हुई तो उनको बचाने के लिए
जब फौज गई तो उस ईस्टर्न कमांड का, इंडिया की ईस्टर्न कमांड का कमांडर इन चीफ कौन था? एक क्रिश्चियन था, जनरल जैकब। ये बख्शी साहब बैठे पूछ ले रहे थे। जी, दूसरी बात जो आपने कही कि पाकिस्तान में कुछ बताऊं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ सदर और वजीर आजम कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। जी, मेरी आवाज आ रही है? अभी आप तक आ रही है अदिति मेरी आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है सर, जल्दी से बात पूरी करें, 30 सेकंड है आपके पास, प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सदर और वजीर आजम के अलावा किसी भी मजहब का कोई भी बंदा किसी भी सरकारी ओहदे पे आ सकता। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया मुबाशिर बुखारी से, जल्दी से के शर्मा जी। देखिए आरती जी, अभी जो पाकिस्तान के जो भी बैठे हैं वो जो बात कह रहे थे, मैं उनको दो बात कहना चाहता हूँ कि आप यदि धारा 370 को आपने हटा दिया तो फिर हम यदि बोलते रहे क्या दिक्कत है, हमें बोलने दीजिए, आप क्यों परेशान। देखिए, जी न्यूज है, मैं और ये सारे देश क्या विश्व में भी देखा जाता है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जनाब, हम आपको यूएन में भी बेनकाब कर रहे हैं आपके ये बेसुरे आलाप के लिए, और आपको पाकिस्तान की जनता के बीच भी बेनकाब करना, ये भी हमारा काम है, बताना ही पड़ेगा कि आप जिस तरह से उनको भुलावे पर लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और उनके हितों से आज 400 रुपया लीटर का जो है दूध और लेके, महंगाई की तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए आपसे, वहां पर जो हालात है आपके, और जिस ढंग से वहां बाढ़ से लोग पीड़ित हैं और कटोरे लेके आप भीख मांग रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई हाथ में दाना डालने वाला भी नहीं है वहां पर। तो ये स्थिति आपके देश की है, ये वहां के लोगों को पता होना चाहिए, तो आपको ये बेनकाब करना ही पड़ेगा, बिल्कुल आपका चेहरा। और इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जब 370 हटाया गया तो विश्व के किसी देश ने उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, कोई एक सब। और रही बात, आपको जो दिक्कत ये हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि आपने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, हम भी अपने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कर लेंगे। साहब, ये रेजोल्यूशन हमने हटाया, ये ऐसा नहीं है कि ये कागज से हटा दिया, इसकी स्वीकारित जम्मू और कश्मीर की जनता ने की, और इसको केवल उन्होंने स्वीकारा ही नहीं बल्कि इसके बाद वहां के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और भाग लेकर उस चुनाव में अपना मत दिया। और सबसे बड़ा आपको यदि समझ पैदा करनी है तो एक बात समझ लीजिए, अभी जो तिरंगा यात्रा हुई है, सुन लीजिए, अभी जो तिरंगा यात्रा वहां पर हुई 15 अगस्त में, जो हम अमृत महोत्सव मना रहे थे, उस तिरंगा यात्रा में घर घर से गांव गांव में जो वही हमारे कश्मीर भाई भारत का तिरंगा लेके निकले, घरों घर में तिरंगा लगे और देश की आजादी का उत्सव भी मनाया, उस महोत्सव को भी मनाया। ये आपको दिखाता है रेजोल्यूशन पास करने से नहीं होता, जनता के बीच में विश्वास भी पैदा करना पड़ता है, और वो विश्वास यदि है तो भारत के अंदर है, भारत के प्रति है। अब आपको यदि चिंता का विषय है तो सिर्फ ये है कि पीएमओ को संभालिए, जिसके ऊपर हम आपसे वार्ता भी करेंगे और लेकर भी रहेंगे, ये भी लिख के रखिए। ठीक है, इसमें मैं जवाब लूंगी मुबशिर बुखारी का, लेकिन उससे पहले ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान में व्यापक बातचीत होनी चाहिए। शहबाज शरीफ यूएनजीए में भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके संदेश को समझें, वो बात करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि आतंकवाद के साथ बातचीत हो सकती है, सुनिए। Well, I've said very emphatically and very clearly, without any ray of doubt, that we are prepared to talk, peaceful talk, and serious and sincere talk is the only way forward. Arms to the teeth. This is what I've said. On trade as well. Everything, but the burning issues, they have to be resolved without attending to those issues which have led both the countries to war in the past 70 years. Without talking on those issues and trying to find way forward, other matters become irrelevant. It has to be a comprehensive dialogue, composite dialogue. It's very important. So this is what my message is to Prime Minister Modi, that if he understands and appreciates this, sooner the better. It will be good for both the countries, the entire region. So there's SCO next year in Delhi. Will you be planning to travel for that? Well, I've not been invited so far.
तो आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होना चाहिए और नरेंद्र मोदी जितना जल्दी उनकी बात सुन ले उतना बेहतर होगा। ये रिएक्शन सुनवाने से पहले आरजू काजमी, आप लगातार मुस्कुरा रही थी जब अमजद अयूब मिर्जा बोल रहे थे, और साथ ही यहां पर कुल मिलाकर सवाल वही हो जाता है कि जब आपके सामने, जब आप व्यापक बातचीत की बात करते हैं और आपके सामने गंभीर समस्याएं हों तो सवाल उठेंगे जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे। जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि कश्मीर के मुद्दे को फिलहाल नहीं डिस्कस करना चाहिए और वहां पे जाके इस वक्त जो पाकिस्तान जिन प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, चाहे वो इकोनॉमी हो, फ्लड हो, एजुकेशन हो, उस पे बात करनी चाहिए थी, जो कि बहुत जरूरी है। कश्मीर पे तो हम पिछले 70 साल से लड़ ही रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। इस वक्त जरूरत पाकिस्तान को फौरी तौर पे यही है कि वो इमरजेंसी की जो हालत यहाँ पर हुई है उस पर बात करें। बाकी जहां आपको जवाब देना चाह रहे हैं मुबशिर बुखारी, आप उनका जवाब सुन ले, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा मिनट दूंगी आपकी बात पूरी करने के लिए। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप आरजू से? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो अगर आप पूरी स्पीच सुने तो सबसे ज्यादा बात फ्लड के हवाले से ही की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। दूसरी बात, ये जो कंपोजिट डायलॉग की बात की है, मैंने कवर किया 99 में जब वाजपेयी जी लाहौर तशरीफ लाए, मैंने कवर किया जब लालू प्रसाद जी भी आए, और उसके अलावा एडवाणी साहब जब आए मैंने वो भी कवर किया। फिर मुझे देवानंद साहब याद आ रहे हैं जिनके साथ बड़ी अच्छी, फिर मुझे सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगुली भी याद आ रहे हैं। मैं तो उन लोगों में से हूं जो ये चाहते हैं कि ये आना जाना पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहे, और इसका हमारे पास जो वाहिद रास्ता है वो कंपोजिट डायलॉग है, और जो भी है, जिसका भी है, जैसा भी है, उसको हम डायलॉग के जरिए ही हल कर सकते हैं। और यही बात मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही थी। आप जवाब ले लीजिए। अमजद अयूब मिर्जा लगातार सिर हिला रहे हैं, और साथ ही जरा आतंकी हमलों की जो एक लिस्ट हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, वो लिस्ट आप ले आए। पार्लियामेंट, भारत की डेमोक्रेसी का जो टेम्पल है, वहां पर अटैक किया जाता है। देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई, उसे टारगेट किया जाता है। भारत की आन बान और शान, उसके सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्हें टारगेट किया जाता है, और आप उसके बाद कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। आप हमारे डिफेंस फोर्सेस को टारगेट करें, आप सिविलियंस को टारगेट करें जिनका कोई लेना देना नहीं। देने का मौका दे, मुझे जवाब देने का दीजिए, जवाब दीजिए आप। हमारे GHQ पे अटैक हुआ, हमारे APS स्कूल पे अटैक हुआ, 200 छोटे छोटे बच्चे मारे गए, हमारी नेवल बेसिस पे अटैक हुए, हमारे एयर फोर्सेस बेसिस पे अटैक हुए। किसने किया? किसने किया? पेशावर में स्कूल पे जो अटैक हुआ वो किसने किया था? दहशतगर्दों ने किया। और दहशतगर्द कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, ये आपको और मुझे, हम सबको पता है। हाँ, मुझे पता है, हमें पता है कहां से आते हैं। टेरर कैंप्स, टेररिस्ट के कैंप्स कहां पर है मुझे पता है, और ये दुनिया, ये सबको पता है। अदिति जी, एक फिक्रा मेरा, मैं ब्लेम गेम पे यकीन नहीं रखता, ना ही मैं वो करना ब्लेम चाहता गेम की बात नहीं है, सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि आतंक से ग्रसित है आप, आतंक की मार आपको झेलनी पड़ी है, तो आप एडमिट भी तो करेंगे ना कि वो आतंक आता कहां से, उसका पालन पोषण कौन करता है। आरजू काजमी, क्या ये सवाल नहीं उठेगा जब आप कहेंगे कि हम विक्टिम हैं, हम तो आतंक के विक्टिम हैं, हम कहां आतंक को स्पॉन्सर करते हैं? तो सवाल उठेगा अगर ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मारा जाएगा, हाफिज सईद पाकिस्तान में होगा, सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में होगा, मसूद अजहर भले ही यहां पर मुबशिर भाई ना कहना चाहें, लेकिन पता है कहां है मसूद अजहर। देखिए आदिति, यहाँ पर जो हमारे जो पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी कहा कि हमने इन्हें पाला पोसा, हमने बढ़ावा दिया इस तरह के जिहादियों को, और हमने भेजा, चाहे अफगानिस्तान भेजा हो या कहीं। उसके बाद APS की बात की सर ने, मुबशिर साहब ने, तो बिल्कुल वहां पे बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, लेकिन एहसानुल्लाह एहसान कहाँ है आज? एजेंसीज के पास से पूरी फैमिली समेत उसको कहाँ निकाला गया। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं, इसी वजह से हम ठीक नहीं कर पा रहे। हम बार बार डिनायल मोड में रहते हैं, हम समझते हैं कि हमारे ना कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे कि कुछ हुआ है यहाँ से। चाहे वो हाफिज सईद हो, हाफिज सईद को भी हमने दामाद बना के रखा हुआ है,
इसी तरीके से बाकी लोगों को भी हम इसी तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि दुनिया ये समझेगी कि हम विक्टिम है। हमने ही तो क्रिएट किया है। हम क्यों गए थे तालिबान को वहां पे उनकी गवर्नमेंट बनाने? हम क्यों हर एक के चाचे मामे बनते हैं? हम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? हम अपनी इकोनॉमी, अपनी एजुकेशन पे क्यों काम नहीं करते? हमारी ये हालत हमारी अपनी वजह से हुई है और जिस दिन हम मान जाएंगे उस दिन हम ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हर वक्त इनकार करते हैं कि कोई गलती हमारी तरफ से है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर जनरल बख्शी मैं आपका चाहती हूँ। पाकिस्तान के बारे में भी आरजू ने भी कहा डिनायल मोड में रहते हैं और पाकिस्तान के लिए तमाम एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि एक ऐसा स्टेट जो डिनायल में रहता है, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स को लेकर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है इस बड़े फैक्ट को लेकर हो। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रही है आरजू बिटिया, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं हमारे जो दूसरे पत्रकार बंधु मुबाशिर साहब हैं, बुखारी साहब, मैं उनको कहना चाहूँगा, देखिए अपने घरबान में झांकिए। आपने एक अनरियलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसे मुल्क से किया है जो साइज में 5 गुना बड़ा है, इकोनॉमी में 10 गुना बड़ा है। आप हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं कि हम इस मुल्क को तोड़कर ही रहेंगे। साहब, आप चैन से खुद अपनी जिंदगी बिताइए, दूसरों को चैन से जीने दीजिए, लेकिन आप ये नहीं करेंगे। आप हर जगह अपनी टांग अड़ाएंगे। दुनिया भर का ठेका आपने लिया है कि हम दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका पाकिस्तान के ऊपर है। अब अपने मुसलमानों का क्या हाल कर रहे हैं आप बताइए। आप जो शिया मुस्लिम्स हैं क्या हाल है उनका? अहमदिया को तो आप मुस्लिम मानते ही नहीं हैं। जो गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, ये सब छोड़ के आपकी पूरी तवज्जो, पूरा जो एनर्जी है वो कश्मीर 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 पे जुटी हुई है। कश्मीर साहब आपको नहीं मिलने वाला। आई मीन लेट्स गेट दैट स्ट्रेट। अगर आपको चाहिए कश्मीर, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। वो आप में दम नहीं है साहब, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है, आप जानते हैं। ठीक है, अपने दर्शकों को यहाँ पर हम सुनवाते हैं कि किस तरह शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कश्मीर का रोना रोया और भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजिटो विनीतो ने कैसे उन्हें जवाब दिया। At the heart of this long-standing dispute, लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद में कश्मीरियों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से दूर रखा गया है। भारत का 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी और एक तरफा फैसला जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को बदलने और कब्जे वाले इलाके की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के लिए किया गया है। disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure. नई दिल्ली ने कश्मीर में 9 लाख सैनिकों की तैनाती की है, जिसने इस इलाके को दुनिया में सबसे अधिक सेना के जमावड़े वाला इलाका बना दिया है। To 900,000 troops, thus making it the most militarized zone in the world. It is regrettable. ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गलत आरोप लगाने के लिए किया है। भेदभावपूर्ण कानून, नीतियां, हिजाब पर प्रतिबंध, मस्जिदों पर हमले, हिंदू भीड़ द्वारा लिंचिंग, हिंदू मॉब्स। मैं कुछ चरमपंथियों के समूह द्वारा भारत के मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान से भी चिंतित हूँ। उन्होंने ऐसा अपने देश की करतूतों को छिपाने और भारत के खिलाफ अपने कदम को सही ठहराने के लिए किया है, जो दुनिया को मंजूर नहीं है। पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह हर धर्मिता पर आधारित होता है, जो गरीबी और बेरोजगारी से भरा होता है। अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहने वाला देश सीमा पार से आतंकवाद को कभी बढ़ावा नहीं देगा, न ही मुंबई के भयावह आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को पनाह देगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में उनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया। तो मुबशिर बुखारी, आप सुन रहे हैं कश्मीर, हिंदूफोबिया, जो मन में आए वो कहना, भारत में मुसलमान जो हैं वो अंडर अटैक है, अधिकारों का हनन हो रहा है। ये बहुत पुराना नैरेटिव हो गया है, ये घिसा पिटा नैरेटिव हो गया है।
क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, कोई इससे इंकार नहीं कर सकता। यहां पे राइट्स जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड हैं। अनलाइक योर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी, चाहे वो माइनॉरिटी से आता हो, चाहे कोई भी जो इस देश का सिटीजन है, उसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जाने का पूरा पूरा मौका देता है। सारी उसके लिए राइट्स खुले हैं, सारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। फिर ये राग क्यों? ये डिबेट कहां ले जाना चाहता है पाकिस्तान? जो अभी आरजू काजमी कह रही थी कि घर की प्रॉब्लम छोड़कर कश्मीर की बात करके डाइवर्ट करने की एक विंडो मिलती है मुद्दों से जनता का ध्यान। जी, मैं वही बात करना चाह रहा था। आरजू ने बात बिल्कुल ठीक की, लेकिन आरजू थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड नहीं बता सकी। अफगान जिहाद में जब हम एक दुनिया की जंग लड़ रहे थे, उसमें पूरी दुनिया से हमने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें जिहाद की तरबियत दी। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में जिहादी लिटरेचर छपा करता था। उसके बाद फंडिंग जहां से आती थी वो आपको पता है, आप उन लोगों के साथ पार्टनर हैं। और जब खत्म हुआ तो ये ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, और ये बाकायदा पब्लिश्ड फैक्ट है, लोगों के साथ पार्टनर है? आई एम सॉरी, 5 लाख जिहादीज जो हैं वो पाकिस्तानी सरजमीन पे अबंडन कर दिए गए, और वो जिहादीज जो हैं वो पेनिट्रेट कर गए सोसाइटी में। अपने हमदर्द उन्होंने एक डेवलप कर लिए, उससे हम लड़ रहे हैं, निपट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद। और अगर पाकिस्तान, देखिए, अगर किसी और के लिए बनाया होता तो 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, कोई इसके इक्वल किसी और मुल्क में तो कुछ हुआ होता? कुछ भी नहीं हुआ इसके मुकाबले में किसी और मुल्क में। तो काइंडली एक सेकंड मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। दूसरी जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं आपसे, इंतहाई हम्बली, मैं कतन जंग का हामी नहीं हूं। मैं अमन दोस्त आदमी हूं, अमन पसंद आदमी हूं। मैं अपनी जहां पे गलतियां होती हैं, पाकिस्तान की, इंडिया की या किसी भी मुल्क की, मेरे में वो मॉरल करेज भी है, मेरी अपनी ओपिनियन है और उसके मुताबिक मैं बात करता हूं। जंग मसले का हासिल नहीं, दहशतगर्दी जहां भी हो उसकी मजम्मत की जाए, कंडेम किया जाना चाहिए, उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूं कि अगर आपने कोई भी जो थोड़ी देर पहले आरजू काज़मी कह रही थी, आपने सवाल को कंप्लीटली झुठला दिया। वो कह रही थी कि जो कॉज है उस पर जाए ना, हम ऑनेस्ट हूं, हम स्टेट इन डिनाइल क्यों हैं। आप उन पॉइंट्स पर नहीं आ रहे हैं। पहले आप जवाब ले लीजिए। जनरल बख्शी मैं आपको फ्लो दूंगी जल्दी से। अमजद अयूब मिर्जा, उसके बाद जनरल बख्शी, जल्दी, उसके बाद के शर्मा, प्लीज। 3 बातें करूंगा। नंबर 1, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया और दिखाया शहबाज शरीफ का, कि वो एक तरफ बात करते हैं कि हम अमन की बात करना चाहते हैं, हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी को आप दूध दें लेकिन उसमें बकरी की मेंगने भी डाल दें, यानी कंपोजिट डायलॉग, कश्मीर पे डायलॉग। यानी ये वो हिसाब है कि वो ना बंदा दूध पी सकता है और ना उसका कुछ कर सकता है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि ये बड़े अमन पसंद है। ये अच्छे अमन पसंद हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जहाद के नाम पे, और फिर ये कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया। तो वो 5 लाख जहादी जो पाकिस्तान में आ गया, अचानक वो दहशतगर्द कैसे बन गया? अगर अफगानिस्तान में वो अच्छा काम कर रहे थे तो पाकिस्तान आके वो कैसे दहशतगर्द हो गए? और तीसरी और आखिरी बात, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पीओजे में कितनी पाकिस्तानी फौज है? जगह जगह फौज की चेक पोस्टेज है। मुजफ्फराबाद में, नीलम में, कोटली में, आगे रावला कोट में इनके ब्रिगेड बैठे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की यह हालत है कि हर 25 नागरिकों के ऊपर, यानी हर 25 शहरियों के ऊपर एक फौजी इन्होंने बिठाया है। ऊपर से चाइनीज फौज भी आ गई है। ये क्या हमें बता रहे हैं कि कश्मीर में 9 लाख जनरल बख्शी का कमेंट लीजिए के शर्मा, उसके बाद वक्त होगा तो मैं दूंगी मुबशिर बुखारी को मंच। प्लीज जल्दी जनरल बख्शी। देखिए मैं अभी बुखारी साहब अर्ज कर रहे थे कि क्या क्या पाकिस्तान ने नहीं किया दहशतगर्दी के खिलाफ। मैं आपको सिर्फ बुखारी साहब याद दिलाना चाहता हूं कि आए दिन आपके मुल्क से चीन के बनाए हुए हेक्साकॉप्टर और क्वाडकॉप्टर, AK-47 लेके, पिस्टल्स लेके, ग्रेनेड्स लेके, प्री फैब्रिकेटेड आईडीज लेके, एक्सप्लोजिव पैसा, ड्रग्स लेके जम्मू कश्मीर और पंजाब के ऊपर हथियार बरसा रहे। ठीक है साहब, जो आपके ड्रोन जब नहीं कामयाब होते तो आप टनल्स खोद रहे हैं,
ठीक है साहब, ये आप कर रहे हैं, ये है कथनी और ये है करनी। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपके साथ दूसरे क्या सलूक करें। आप बड़ी तकलीफ में थे, आपने सीज फायर मांगा, हमने सीज फायर दिया। आपने सीज फायर का पूरा फायदा उठाकर अफगानिस्तान में तालिबान थोप दी, और क्या वहां की बेचारी जो वहां की औरतों का क्या हाल किया है तालिबान ने, वो आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। किस तरह बच्चियों को स्कूलों से निकाल कर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। जो वहां की माइनॉरिटीज का जो हाल किया है तालिबान ने, वो आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। फिर आपको फिक्र है भारत में माइनॉरिटीज। ठीक सर, आप खुद क्या कर रहे हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? आप जरा पूछिए बलूचिस्तान के लोगों को। आप कभी सुनिए जो त्राहिमाम गिलगिट बाल्टिस्तान से हो रहा है, फिर आप बात करिए ना साहब। ठीक है, के शर्मा जी। एक ही बात कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, कि इनको और जो उनके वहां के राजनेता हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप ये कश्मीर का राग अलापना बंद करके और कम से कम पाकिस्तान की जनता को भुलावे में रखने का आप ये कृत बंद कर दीजिए। अब इसका कोई लाभ नहीं है, और इसको आपने महसूस भी किया होगा कि इतनी बड़ी भीषण आपदा आपके यहाँ पाकिस्तान में आई और विश्व से कोई सहायता देने को आपको तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते हैं कि ये आतंकवादी देश, जहां से आतंक की फैक्ट्री चलती हो और जो विश्व में दहशतगर्दी फैलाता हो, ऐसे देश को किस रूप में सहायता दी जाए। ठीक है, मानवता के नाते ऐसे समय पर इस रूप को नहीं लेना चाहिए, और मानवता के नाते कुछ लोगों ने दिया, लेकिन जितना बढ़ चढ़ के आपको सहायता मिलनी चाहिए थी, इस पर नहीं हुई। और यही नहीं, अन्य हर स्तर पर आप जो है बेनकाब हुए हैं। विश्व स्तर पर कम से कम जनता, आप देखिए महंगाई से क्या त्रस्त है पाकिस्तान। वहां पर आलू, प्याज, दूध, आई, रोटी, आटा, इनकी बेतहाशा कीमतें जनता त्राही की है। आप कश्मीर करके भुलावे में डालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, कश्मीर राग अलाप कर, आप ये राग अलाप कर जनता को, पाकिस्तान की जनता को भी भुलावे में न रखें और खुद को भी भुलावे में न रखें। कश्मीर भूल जाइए, कश्मीर न आपका था, न है, न रहेगा। अब तो जो भी बात होगी वो पाक अस्तित्व कश्मीर पर होगी, और वो भारत जो उसको लेकर रहेगा, इसमें भी हमारे संकल्प में कोई दो मत नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन में हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन इस डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो हम जाएंगे 2017 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएन में पाकिस्तान को एक मैसेज दिया था। आप भी सुनिए। हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। पर आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान। तो जो मैसेज 2017 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था, आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है।